हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने रिवीजन सीरीज़ का पहला चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन का जो प्रोडक्ट हुआ, अब उसके बाद वो प्रोडक्ट इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब तो हो गया, उसके बाद उससे करना क्या है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन के प्रोडक्ट्स को उसके टारगेट सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, और फिर एक्सक्रीशन में भी वही होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना टिश्यू टू एल्वियोले एंड फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना एल्वियोले टू टिश्यू। ठीक है, उसमें भी हमारा ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी वही है, हमारा ब्लड के थ्रू ही जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड, व्हाट एक्चुअली इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ठीक है, एक्चुअली में सर्कुलेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रासेलुलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स सेल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें सेल्स के अंदर ही सर्कुलेशन होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा में सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लोसिस बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स पैरामीशियम, अमीबा। ओके, और एक्स्ट्रा सेलुलर, हाँ, यानी कि सेल्स के बाहर जो सर्कुलेशन होता है, फ्लूइड सर्कुलेशन होता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब ये क्या करता है एक्स्ट्रा सेलुलर का एग्जाम्पल? ठीक है, वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ह्यूमंस में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को बोलते हैं एंजियोलॉजी, और हमारे फादर एंजियोलॉजी के फादर हैं विलियम हार्वे। ठीक है, और एक बात और, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। हाँ, लेकिन हार्ट का वॉल और ब्लड वेसल्स के वॉल्स जो होते हैं वो एंडोथीलियम, मतलब हार्ट के लिए हम एंडोकार्डियम वर्ड यूज़ करते हैं और ब्लड वेसल्स एंडोथीलियम। ठीक है, यानी कि वो एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। अब वो हार्ट पर डिपेंड करता है, अगर हार्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कार्डियम वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, एक्चुअली में ओपन और क्लोज में डिफरेंस होता है कैपिलरीज का। लेट्स सी, समझ लीजिए ये हमारा हार्ट है और ये जो वेसल्स के हैं, और यहाँ पे कैपिलरीज जो गई हैं वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होती हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे जो कैपिलरीज जाती हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं जाती हैं, वो एक जा कर के एक साइनस में, या फिर साइनस बोल सकते हैं हम लोग उसे, वहाँ पे अपना सिक्रीशन कर देते हैं, हम सिक्रीशन देते हैं। ठीक, और रही बात क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो हमारा कैपिलरीज होता है, हार्ट के पास से जो कैपिलरीज जाते हैं वो कॉन्टिन्यूस जाते हैं, इसलिए ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज कंटिन्यूस नहीं है, ये अपने एक स्पेस में अपने सिक्रेशंस डाल देते हैं, वहाँ पे ऑर्गन्स वहाँ से उस सिक्रेशन को ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ टेबल्स में कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, तो लेकिन जो सबसे एफिशिएंट सिस्टम माना जाता है वो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स हमें मॉलस्कास और फिर हायर इनवर्टिब्रेट्स में देखने मिल सकते हैं, और मैमेलियंस में हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, क्या वो सिर्फ ब्लड ही करता है या फिर कोई और भी फ्लूइड्स होते हैं जो कर सकते हैं? एक्चुअली हम जानते हैं, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है, जो हमारे
में पढ़ा हुआ है, जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। तो इन स्पॉन्जेस में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिससे वो अपने सिक्रीशंस को वाटर के थ्रू लेते हैं और फिर उसी से एक्सक्रीशन भी उनका पोर्स से होता है, ठीक है। ऑस्टिया ऑस्कुलम से वो अपने वाटर कैनाल सिस्टम उनका चलता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड हो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में वाटर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। उसके बाद ब्लड जानते हैं, ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज दैट सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, ठीक है। ब्लड मेजर्स अबाउट 5 to 5 लीटर इन एन एडल्ट मैन कंस्टिट्यूटिंग, ठीक है। तो एक नॉर्मल एडल्ट में जो ब्लड होता है, ठीक है, वो 5 to 5.5 लीटर्स रेंज में मेज़र किया जाता है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। अगर इन्फेंट्स में देखा जाए, तो 80% ऑफ जो उसका बॉडी वेट होता है, ठीक है, वो वाटर होता है। वाटर नहीं कह सकते, फ्लूइड कह सकते हैं, बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है। और फिर वुमेन्स में 60 to 70, वही मैन वुमेन थोड़ा सा वैरी करता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 60% ऑफ बॉडी वेट हमारा सिर्फ फ्लूइड होता है, ओके। वो इसलिए हम सिर्फ ब्लड को अगर कहें तो वो तो सिर्फ 5 लीटर होता है, लेकिन जो हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं और इंटर सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, 3 टाइप के फ्लूइड्स पाए जाते हैं। सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा वाटर जितने फ्लूइड्स होते हैं वो, टिश्यूज़ के अंदर यानी कि 2 सेल्स के बीच में जो फ्लूइड पाए जाते हैं, और जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, उन सब का एवरेज मिला के हमारा बॉडी कंस्टिट्यूट करता है 60% ऑफ फ्लूइड, ओके। तो ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है, ब्लड कंपोनेंट्स हमारे प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके हमारा ब्लड बना होता है, ओके। तो पहले तो ये जान लेते हैं हमारे जो ब्लड की स्टडी, क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोएसिस, जो होता है बोन में, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस, सॉरी, ब्लड का जो फॉर्मेशन है, मैंने आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बोन मैरो में, ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। और ब्लड पीएच जो होता है वो रेंज करता है 7.4, ओके। अब हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स पे आते हैं। तो हमारे ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है हमारा 55% कंट्रीब्यूट करता है। ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 45% होते हैं, जिसमें से आरबीसी जो होता है वो 44% होता है। एक तो 45% हमारे पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, जिसमें से आरबीसी अलोन 44% कंट्रीब्यूट करता है, और जो बचे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं 1%, ओके। तो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा जो होता है एक स्ट्रॉक कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, और जैसा कि मैं बताया 55% कंट्रीब्यूट करता है। और प्लाज्मा में जो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, और 8 to 10% या फिर 6 to 8% हम कह सकते हैं प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें से मेजर प्रोटीन्स होते हैं हमारे फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? एक्चुअली ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन नाम से ही पता चल रहा है,
ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, यानी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे IgA, IgG, ओके, IgE, एल्ब्यूमिन हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं, ओके। और प्लाज्मा कुछ 1% के लगभग कह लो तो 1% लगभग वो कुछ छोटे छोटे मिनरल्स, ठीक है, मतलब कुछ छोटे अमाउंट में मिनरल्स भी कैरी करता है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3, Cl- एक्सेट्रा, ओके। और मेजर प्रोटीन्स जो हम कहते हैं प्लाज्मा में, वो फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ठीक है। और सेरम क्या होता है, अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें उसे हम सेरम कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, बॉडी इम्यूनिटी, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड्स, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड pH, ओके। तो हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC, मतलब जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो बताया था मैंने उसमें से RBC, WBC, ठीक है। तो जो RBC होता है वो 44% कंट्रीब्यूट करता है उसमें। तो एरिथ्रोसाइट्स यानी RBC, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, प्लेटलेट्स, ओके। और ये सब मिला के 45% ब्लड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका 55% ब्लड का 55% हमारा प्लाज्मा कंट्रीब्यूट करता है, ओके। तो एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड, ठीक है। या प्रोसेस ऑफ RBC इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस, ओके। और कम से कम ये 72 आवर्स की प्रोसेस होती है, ओके। और हेल्दी मैन मैंने बताया है आपको 5 से 5.5 मिलियन ऑफ RBC ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। RBC are formed in the red bone marrow in adults, okay। रेड बोन में बनता है RBC, ठीक है। और हाँ, RBC तो होता है, रेड होता है हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। तो क्या सिर्फ जितने भी हम ब्लड होते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ब्लड होते हैं, तो क्या वो सिर्फ रेड होते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे पास ये ग्रीन कलर के भी ब्लड होते हैं, ब्लू कलर के भी ब्लड होते हैं एंड वॉयलेट भी ब्लड होता है, ठीक है। जैसे कि RBC हेमोग्लोबिन की वजह से रेड तो होता है, ठीक है। और अगर हम देखा जाए हमारे पास ब्लू कलर की जो ब्लड होती है वो होती है कॉपर की वजह से, ओके। और ये कुछ क्रस्टेशियंस, मॉलस्का जैसे कि ऑक्टोपस में ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है एंड ग्रीन एंड वॉयलेट भी पाए जाते हैं। वॉयलेट जो होता है वो हेमोएरिथ्रिन की वजह से ब्लड वॉयलेट होता है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है आयरन और वो फेरस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। और RBC की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज और वो स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक्चुअली में स्प्लीन पहचानता कैसे है, ठीक है। जैसे कि ना हमारा जो ब्लड होता है एक्चुअली वो बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। तो जब हमारा जो ब्लड होता है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है, तो जो पतली कैपिलरीज होती हैं, ऐसे तो ब्लड वेसल से आराम से पास हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ पतली कैपिलरीज होती हैं उनसे पास करने के लिए इसका RBC की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो बाइकॉन्केव शेप की होती है इसलिए वो फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करके फ्लेक्सिबल करके उससे निकल जाते हैं। लेकिन समय होते होते जैसे ही RBC का एज होने लगता है, RBC ओल्ड होने लगता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो फिर इस तरह से वो स्प्लीन पहचानते हैं, क्योंकि स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती हैं वो भी पतली होती हैं, ओके। RBC के साइज से छोटी होती हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ RBC, ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, ठीक है।
रेगुलेटिंग द एसिड यानी कि पीएच बैलेंस, बेस बैलेंस, हो गया। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी, तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में, ठीक है। तो मतलब जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं, तो ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो हमारे पास जैसे ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो आप इस बात का ध्यान रखना, जो इसमें साइट्स आए यानी कि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स वो होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, और जिसमें फिल्स आए यानी कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये आते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में, ओके। तो लिम्फोसाइट्स आर बता चुकी हूँ, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि फैगोसिटिक सेल्स कौन कौन सी है, तो ये याद रखना, न्यूट्रोफिल्स यानी कि ग्रैनुलोसाइट्स का न्यूट्रोफिल्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स का मोनोसाइट्स, ये दोनों फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और मोनोसाइट्स लार्जेस्ट होते हैं इन सब में, ठीक है, इन सब में मोनोसाइट्स होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। और बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन सिक्रीट करते हैं और ये सब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। और इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, ठीक, तो लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो में होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो थाइमस में होते हैं। ऐसे तो प्रो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी बोन मैरो में ही होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से वो माइग्रेट करके थाइमस में जाते हैं, वहाँ पे वो फिर होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये दोनों इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में। अब प्लेटलेट्स हम जानते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स और सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। मेगा कैरोट सेल्स के सेल्स फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हाँ, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो होता है आरबीसी का, उसके बाद देन प्लेटलेट्स, उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी, ओके। अब प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन होती है 9 to 10 डेज, और ये हमारे ब्लड क्लॉट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। ब्लड ग्रुप जो है हमारा, ये हमारे साइंटिस्ट लेंस स्टीनर ने इसके बारे में बताया था। जब से पहले के ज़माने में जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किए जाते थे तो पता नहीं चलता था, लेकिन बहुत लोगों की मौत हो जाती थी इसमें, क्योंकि उस समय हमें ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता था। उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट लेंस स्टीनर है उन्होंने अब ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने बताया कि असल में ये जो जितनी भी लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से मर रहे हैं वो मर क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग ब्लड ग्रुप नहीं देखा करते थे, ठीक है। किसी का भी ब्लड ले जाके किसी में भी चढ़ा दिया और जिस टाइम मिसमैच किया उस टाइम उसकी डेथ हो गई, और अगर लकी रहा तो बच गया, मतलब अगर मिसमैच नहीं करा बच गया, ठीक। तो ज़्यादातर लोगों की तो डेथ हो जाती थी। फिर उसके बाद हमारे साइंटिस्ट हैं लेंस स्टीनर, जिन्होंने हमें ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया, ठीक है। तो ये एक्चुअली ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे सेल्स हैं, ठीक है, हमारे सेल्स के सरफेस पे अगर ई एंटीजन प्रेजेंट है तो वो एंटीबॉडीज़ कौन सी बनाएगा, पी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ओके। ये हो गया ए ब्लड ग्रुप। अब बात करते हैं, अगर इसके सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा और वो बनाएगा ए, ठीक है।
अगर हमारे पास यानी कि अगर हमारे सेल्स पे ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या वो कोई एंटीबॉडीज़ बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि वो दोनों तो कोएगुलेट कर जाएंगे ना। अगर ये कोई भी अगर ए एंटीबॉडी बनाया तो बी कोएगुलेट कर जाएगा, इस वजह से ये कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा। बच्चा अगर इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो तो वो कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाएगा? ए एम बी दोनों एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम नेमिंग भी करते हैं ए बी ब्लड ग्रुपिंग की। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर एंटीजन ए प्रेजेंट हो, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बी बनाएगा और ब्लड ग्रुप इसका ए होगा। ठीक है, और ये इनको डोनेट ए और ओ को डोनेट कर सकता है और ए बी से ले सकता है। ओके, क्योंकि ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडीज़ होती ही नहीं है और ए तो बी ही एंटीबॉडी बनाएगा, तो कोएगुलेट करने का चांस नहीं है। ओके, और ये तो जान जाओ कि जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ओके, तो ये टेबल जो है ये एक बार समझ लेना। ओके, ये बता दिया मैंने, यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब आते हैं हमारी आर एच ग्रुप पे। बहुत सारी मतलब छोड़ो, उसको बात नहीं करते हैं। आर एच जो है वो रीसस मंकी पे होता है, क्योंकि ये रीसस मंकी में पाया गया था पहली बार। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास अगर कोई ब्लड ग्रुप है उस पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आर एच पॉजिटिव। ठीक है, और जिस पे आर एच बॉडीज प्रेजेंट नहीं है उसको बोलेंगे हम आर एच निगेटिव। ठीक है, असल में इसका मेन सिग्निफिकेंस देखा गया प्रेगनेंसी में। जब फीटस आर एच पॉजिटिव होता है और मदर आर एच नेगेटिव होती है, तो जब डिलीवरी के दौरान जब ब्लड थोड़े फ्यूज़ होने लगते हैं, जब मिक्स हो जाते हैं, जब ब्लड दोनों फीटस के एंड मदर के, तो जो आर एच पॉजिटिव की वजह से जब आर एच पॉजिटिव ब्लड मदर के आर एच निगेटिव ब्लड से मिलता है, तो मदर का आर एच निगेटिव ब्लड जो होता है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। उसके बाद पहले प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है दूसरे प्रेगनेंसी में, जब अगर दूसरे प्रेगनेंसी में आती है, क्योंकि उस समय पे जो मदर का जो ब्लड है वो आर एच एंटीबॉडीज़ बना चुका होता है। ठीक है, तो फिर जब वो होता है, जब दोनों के ब्लड मिक्स होते हैं तो उसके बाद बच्चे को, जो दूसरा बच्चा होता है, उसे अनीमिया जॉन्डिस हो सकता है और ये फेटल भी हो सकता है। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद तुरंत बाद हम डालते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडीज़। ठीक है, आर एच एंटीबॉडीज़ नहीं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़। ओके, जिसकी वजह से हम दूसरी प्रेगनेंसी भी बचा सकते हैं। ओके, अब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, अगर हमें जब कहीं इंजरी हो जाती है तो हमारा जो ब्लड होता है वो लॉस होने लगता है, इसलिए हमारी बॉडी के पास मैकेनिज़्म होता है कि हम उस लॉस को नेचुरली, हमारा जो बॉडी होता है वो नेचुरली रोक सकता है। ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, इसको कैस्केड प्रोसेस पूरा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जैसे कि रिवीजन सीरीज़ है तो हम उसमें इतना डीपली नहीं जाएंगे, तो हम ठीक है।
A clot mainly formed of a network of threads of fibrins in which dead and damaged formed elements are trapped. तो फाइब्रिन्स में ये जो हमारे ब्लड आरबीसीज होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं. फाइब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्ट. ठीक है, तो एक सेकेंड रुको, हम लोग इसमें देखते हैं. ठीक है, तो हमारा जो इंजर्ड टिश्यू है और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, तो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म प्रोथ्रोम्बिनेज. ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन को ये प्रोथ्रोम्बिनेज थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है. ओके, तो अब फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, पहले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिनेज. ठीक है, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में. अब वो फाइब्रिन जो है वो पॉलीमराइज करेगा, फाइब्रिन थ्रेड बनाएगा. ठीक है, और फिर ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होगा. ठीक है, कैल्शियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग. It is given to a newborn baby child immediately after delivery to facilitate clotting of blood of the umbilical cord. ठीक है, जैसे umbilical cord की क्लॉटिंग करने के लिए हम डिलीवरी के दौरान बच्चे को विटामिन की, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसके क्लॉटिंग में हेल्प करें. अब आता है लिम्फ. एक्चुअली में लिम्फ जो होता है कलर ब्लड से डिफरेंट होता है. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो ब्लड होता है उसमें होती है आरबीसी, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो होता है रेड, और हमारा जो लिम्फ होता है वो होता है कलरलेस. ठीक है, ओके. अब लिम्फ बना कैसे, मेन क्वेश्चन तो ये अराइज होता है. चलिए देखते हैं. हम जानते हैं हमारी जो कैपिलरीज हैं बहुत थिन कैपिलरीज होती हैं. ओके, तो जब इतने प्रेशर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा प्रेशर तो हमारा जब हार्ट पंप करता है तो जो हमारे आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड आते हैं वो बहुत प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर से आते हैं, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है. तो और वीन्स होती हैं हमारी एकदम पतली, डिफ्यूज़न में हेल्प करती हैं. तो उसी तरह जो हमारे हैवी प्रोटीन्स तो नहीं कह सकते हम, आरबीसी भी नहीं कह सकते, हमारे जो वाटर, ठीक है, कुछ वाटर प्लाज्मा निकल के और स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर आ जाते हैं, कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं, वो जाते हैं टिश्यू फ्लूइड में. अभी भी ये लिम्फ नहीं है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड में जाते हैं ये. ऐसे तो टिश्यू फ्लूइड भी जो भरा हुआ है कितना एक्सेस कितना ना ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, तो वो भी क्या करता है, वो भी ऐसे तो थोड़े बहुत जो होते हैं टिश्यू फ्लूइड्स वापस से कैपिलरीज में चले जाते हैं. ठीक है, बैलेंस करने के लिए वो खींच लेता है कैपिलरीज, लेकिन जो एक्सेस में बचे हुए जो अभी भी टिश्यू फ्लूइड्स हैं वो जाते हैं लिम्फ कैपिलरीज में. ओके, मतलब कि मैं यहाँ पर जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे होता है लिम्फ कैपिलरीज, इसमें टिश्यू फ्लूइड्स जो होते हैं इकट्ठे होते रहते हैं. ठीक है, अब एक टिश्यू फ्लूइड्स जो सॉरी, टिश्यू फ्लूइड्स तब तक लिम्फ नहीं कहलाएगा जब तक वो लिम्फ वेसल्स में चला ना जाए. जब लिम्फ वेसल्स में चला गया तो वो अब वो कहलाएगा लिम्फ. ऐसे तो टिश्यू फ्लूइड लिम्फ ही होता है, लिम्फ जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड्स ही होते हैं. ओके, लेकिन जब तक वो लिम्फ वेसल्स में ना जाए तो वो लिम्फ नहीं कहलाते. और जो हमारा लिम्फ जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स के बिल्कुल पैरेलल चलता है. ओके, और लास्ट में जाकर के मिल भी जाता है, ये अपना सिक्रेशन वापस से ब्लड वेसल्स में ही डाल देता है ये लिम्फ. एक्चुअली में ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और गैसेस न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसका मेन रोल जो है वो ब्लड फिल्टर
फिल्टर करना है, फिल्ट्रेशन का काम करना है, ठीक है। जितना ड्रेनेज आता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। हमारे ग्रोइन में हम देख सकते हैं, हमारे आर्मपिट्स में वी कैन सी, ऐसे तो बहुत जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जगह का हम लोग देख सकते हैं, कुछ जगह का फील कर सकते हैं। जैसे एब्डोमेन हुआ, वहाँ का हम लोग नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर्स, अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो चेक करते हैं आर्मपिट्स के लिम्फ नोड्स पे कि अगर वो स्वेल होता है तो हम समझ जाएंगे कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है? ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ब्लड में से अगर हम आरबीसी को फिल्टर कर दें, प्लेटलेट्स को फिल्टर कर दें और कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स को फिल्टर कर दें तो बचा हुआ जो फ्लूइड होगा वो होगा लिम्फ, ओके। और लिम्फोइड, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? बोन मैरो और थाइमस, ये याद रखना है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, माल्ट, ये सब आते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, ठीक है। लिम्फ वेसल्स होते हैं जो हमारे छोटे छोटे लिम्फ कैपिलरीज होते हैं, उनसे मिलकर हमारे लिम्फ वेसल्स बनते हैं, ठीक है। और हमारे लिम्फ वेसल्स में वॉल्स पाए जाते हैं ताकि बैक फ्लो हो, ठीक है। लिम्फ नोड्स occur at intervals in the course of lymphatic vessels. These contain lymphocytes, plasma cells and fixed macrophages, ठीक है, क्योंकि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है तो फिक्स मैक्रोफेजेस इसमें होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, लिम्फ नोड से एक लिम्फ से कनेक्टेड एक डिजीज़ है एलिफेंटियासिस, जो होता है हमारे जो एक वर्म इन्फेक्शन होता है हमारे एक्सकलमेंथिस फैलम में आता है, वो इसका नाम है वुकेरिया ब्रैंकोफ्टीन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे लिम्फ नोड्स पे जाके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे लिम्फ नोड्स स्वेल होने लगते हैं और जैसा कि एलिफेंटियासिस जो बीमारी डिजीज होती है उसकी वजह से होती है, ओके। स्प्लीन इज अ गेवार्ड और आरबीसी, और ये सेकेंडरी ऑर्गन है, लिम्फोइड ऑर्गन है, ओके। इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ नोड एंड ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। अब हम यहाँ पे ब्लड और लिम्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आरबीसी उसमें ब्लड में प्रेजेंट होती है, लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होती है। ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। डब्ल्यूबीसी लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ओके, याद रखना। प्लाज्मा दोनों में प्रेजेंट होता है क्योंकि प्लाज्मा ही तो आ जाता है निकल के। एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन दोनों में होता है। फाइब्रोनोजन लिम्फ में बहुत कम अमाउंट में होता है, ब्लड में मोर अमाउंट में होता है। कोएगुलेशन ब्लड में होता है, लिम्फ में नील होता है, लेस कह दो या नील कह दो, कोएगुलेशन प्रॉपर्टी लिम्फ में नहीं होती है, ठीक है। और ब्लड का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? टू वे, हार्ट टू टिश्यूज, टिश्यू टू हार्ट। लेकिन ये वापस से जाके लिम्फ जो होता है, हमने बताया था कि वो वापस जाके ब्लड वेसल्स में मिक्स हो जाता है। ऐसे तो ब्लड वेसल्स से ही ओरिजिनेट होता है, वापस से अपने सिक्रीशन सारे ब्लड वेसल्स में डाल देता है, ठीक है। टेबल पर सर्कुलेटरी पाथवे ओपन और क्लोज्ड, ठीक, मैंने बता चुका है ऑलरेडी। ओपन कैसे होते हैं? कोई कैपिलरीज जो होती हैं ओपन में कॉन्टिन्यूस नहीं होती हैं, क्लोज में कैपिलरीज कॉन्टिन्यूस होती हैं, ठीक है। ओपन में साइनसेस में अपने सिक्रीशंस को डाल देते हैं, क्लोज में डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, कैपिलरी से डिफ्यूज़न होता है,
Okay, fishes have two chambered heart with an atrium ventricle. Okay, the heart is called venous heart since it pumps तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप होता है और वो गिल से जा करके ऑक्सीजनेट होता है, ठीक। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये 2 एट्रिया सिंगल वेंट्रिकल होता है और ये मिक्स ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल द लेफ्ट एट्रियम रिसीव, ठीक है। Amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from gills and right atrium, ठीक है, सी होते हैं देखा जाए तो, ठीक है। जो हमारा राइट है ये लेफ्ट है, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा गिल से और राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और दोनों मिक्स हो जाएंगे और फिर ये हार्ट ये मिक्स ब्लड को पंप करेगा। इस वजह से इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और ब्लड्स ऑफ मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ये मिक्स नहीं होता है कहीं भी, इसलिए डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम है। ऐसे तो स्पॉन्जेस में देखा जाए तो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, तो इसलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू होता है, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम से कहा जाता है, ओके। और मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्रांचिंग यानी कि ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज इन्वॉल्व होते हैं, फ्लूइड सर्कुलेट करता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, ओके। मैमल्स में क्लोज टाइप होता है। हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरैकिक कैविटी, जिसको हम मीडिया स्टर्नम भी बोलते हैं, ओके, ठीक है। और डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग होता है। हमारा जो हार्ट होता है डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग से इंक्लोज होता है, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं और पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड पाए जाते हैं, ओके। तो हम देख सकते हैं अपना हार्ट, ठीक है। हमारे अपर बॉडी के सिक्रीशंस सुपीरियर वेना कावा से आते हैं और लोअर बॉडी इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में पहुंचते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल के बाद ये जाता है लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस आता है ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी को ब्लड एओर्टा के थ्रू पंप कर देता है, ओके। इसमें ज़रूरी नोटेशंस हैं, जैसे मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल को बोलते हैं मिट्रल वॉल, ठीक है। और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है हमारे राइट साइड में सिचुएटेड होता है, लेफ्ट में मिट्रल वॉल्व होता है। और सेमीलुनर वॉल्व्स होते हैं हमारे इसमें वेना कावा में और एओर्टा में सेमीलुनर वॉल्व्स होते हैं, ओके। हम देख सकते हैं हमारा हार्ट किस तरह से ब्लड पंप कर रहा है। ये जो ब्लू कलर का है ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हम जो रेड देख रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये सुपीरियर वेना कावा से हमारा ब्लड जो है जा रहा है राइट एट्रियम में और इंफीरियर वेना कावा से भी राइट एट्रियम में ब्लड जा रहा है। उसके बाद से ये हमारे राइट वेंट्रिकल्स में आ रहा है, जो उसके बाद लंग्स में जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद हमारा जो रेड ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ओके। वी कैन सी एनिमेशन how our heart works, okay। हार्ट वॉल, ठीक है।
The heart wall consists of 3 connective tissue, blood vessels and cardiac muscle fibers in 3 layers: epicardium, myocardium, endocardium. ठीक है, तो ये सब रिवाइज कर लेंगे, वैसे भी रेगुलर क्लासेस के पार्ट्स हैं. हार्ट चैम्बर्स. मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक ठीक है, एक राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है. राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा. बताया मैंने कोरोनरी साइनस क्या होता है. ठीक है, कोरोनरी साइनस होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड. हार्ट वॉल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला करके एट्रियम में देता है, राइट एट्रियम में कोरोनरी साइनस ला के देता है. ओके. उसके बाद से द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम टू लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी. ठीक है, 2 पल्मोनरी विंग्स, यानी कि 4 pulmonary veins, 2 from each. Okay. The thin muscular wall interatrial septum. ठीक, हम हम जानते होंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत लोग कहते हैं, दिल में छेद होना. तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, ये एट्रियम ही सब बनाते हैं. ठीक है, एट्रियम की ये वॉल है. ठीक है, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम. ये हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये जो है इंटर एट्रियम सेप्टा होता है. तो ऐसे तो ये टाइम आने पे ये भर जाता है, लेकिन बहुत से बच्चों में ये भर नहीं पाता है. ठीक है, इसकी वजह से दोनों ब्लड मिक्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और मिक्स ब्लड हो जाता है, जिससे ब्लू ब्लड हो जाता है, क्योंकि मिक्स हो जाता है. तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम. ओके. हाँ, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्ट्रिया. ठीक है, एट्रियम से वेंट्रिकल्स ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि उन्हें ब्लड पंप करना होता है. और राइट एट्रियम के कंपैरिजन में लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ज़्यादा मस्कुलेचर होता है. लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ज़्यादा मस्कुलेचर, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी उसे ब्लड सप्लाई करना होता है. ठीक है, और राइट वेंट्रिकल को तो लंग्स में करना होता है. ठीक है, हार्ट वॉल्स हम जानते हैं, जैसे कि हर्वेशियन वॉल्स, यूस्टेशियन वॉल्स होते हैं. ठीक है, हर्वेशियन वॉल्स हमारा प्रेजेंट होता है सुपीरियर वेना केवा में, और यूस्टेशियन वॉल प्रेजेंट होता है हमारे इंफीरियर वेना केवा में. ठीक है, और मैंने बताया आपको कोरोनरी साइनस के बारे में. कोरोनरी साइनस हमारे राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है. हाउएवर जो जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड्स होते हैं राइट ऑरिकल में ही आते हैं, जैसे कि चाहे वो कोरोनरी साइनस का हो, चाहे वो इंफीरियर वेना केवा का हो, चाहे वो सुपीरियर वेना केवा का हो. ओके. और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के बारे में बताया मैंने. जितने भी हमारे वेना केवा और आयोटा में जो होता है वो होता है सेमीलूनर वॉल प्रेजेंट होते हैं, और ट्राइकस्पिड जो होता है वो हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच हमारा बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है. ओके. और बाइकस्पिड वॉल को हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं. और कॉर्डेट टेंटिने क्या होता है, जो पैपिलरी मसल से और वॉल से कनेक्ट करता है, उसे कॉर्डेट टेंटिनी कहते हैं. ठीक है, ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, इसे मैं बता चुकी हूँ मैं. ठीक है, यूस्टेशियन वॉल भी बताया है, इंफीरियर वेना केवा में होता है, और हर्वेशियन कैनाल जो होता है वो सुपीरियर वेना केवा में होता है. ठीक है, कोरोनरी वॉल कोरोनरी साइनस में होता है. और
एटॉमिक रिदमिसिटी, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है वो खुद रिदम प्रोवाइड करता है, ठीक है। खुद कैसे उसमें प्रेजेंट होता है, ऐसे नोट पेसमेकर ऑफ आवर हार्ट, ठीक है। इसकी जो बीट होती है वो 70 to 78, इसकी रिदम जो होती है 70 to 78 पर मिनट होती है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है हमारी राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और राइट ऑरिकल में डाउन साइड में कोरोनरी साइनस के पास में हमारा एवी नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पहले तो ये अपना जो इम्पल्स होता है वो ऐसे नोड से ओरिजिनेट होकर के एवी नोड में जाता है। एवी नोड जो होता है बंडल ऑफ हिस में देता है और बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजी फाइबर्स में, ठीक। हम वैसे भी रेगुलर क्लासेस में सब जानते ही हैं कि क्या होते हैं ये सब, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं हार्ट लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी समझने के लिए देख लेते हैं। ये अगर ये हमारा एस ए नोड है, ठीक है, एस ए नोड फिर ए वी नोड को इम्पल्स जनरेट करता है और जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो इम्पल्स जाता है वो सीधा एस ए नोड का जाता है, ये ध्यान रखना, ओके। और ए वी नोड फिर ये जो हमारा जो बीच में जो जा रहा है ये है हमारा बंडल ऑफ हिस, ओके। ये हमारा बंडल ऑफ हिस है जो वेंट्रिकल्स में जाता है और फिर बंडल ऑफ हिस फिर ब्रांचिंग जनरेट नहीं करता है और उससे फिर ब्रांचिंग ओरिजिनेट होती है जिसे बोलते हैं हम लोग पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। ऐसे नोड से फिर वो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है, ओके। जिसमें से 0.1 सेकेंड है ना, 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल होता है और 0.7 सेकेंड का एट्रियल डायस्टोल होता है, ठीक है। ये एट्रियल सिस्टोल और ये एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। और बचा वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है हमारा वो होता है 0.3 सेकेंड्स का और वेंट्रिकल डायस्टोल जो होता है वो होता है 0.5 सेकेंड्स का, ठीक है। ये हमारा कार्डियक साइकिल होता है और टोटल 0.8 सेकेंड का होता है। पुरकिंजी फाइबर बता ही दिया। नोडल टिश्यूज़ ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। अगर मान लो कि अगर एसए नोड काम ना करे तो एवी नोड भी जनरेट करता है खुद का इम्पल्स, लेकिन उतनी रिदमिसिटी नहीं होती है उसमें। वो उसकी रिदम जो होती है 40 से 40 to 60 बीट्स पर मिनट हो सकती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एवी नोड उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा अकेले, ओके। इसीलिए हम ऐसे नोड को बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे ब्रेन ऑफ हार्ट, पल्सेशन सेंटर, नोड ऑफ केथ, ये सब ऐसे नोड को बोलते हैं। और एवी नोड का नाम याद रखना, नोड ऑफ द्वारा एंड एस्कॉफ, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करता है। ऐसे पहले एम्स में पूछ लिया करता था, ओके। अभी तो फिलहाल सब मर्ज हो गए। अब आते हैं हार्ट बीट पे, ठीक है। हार्ट बीट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट विच इंक्लूड्स वन सिस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज होता है, ठीक है। और हमारा जो हार्ट होता है नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स पर मिनट पे बीट करता है। अगर एवरेज लेते हैं तो एवरेज 72। अगर हार्ट बीट जो होती है इससे ज़्यादा चली जाती है, 70 to 75 से ज़्यादा चली जाती है, उस केस में बोलते हैं हम ब्रैडिकार्डिया, ठीक है। और अगर अगर ब्रैडिकार्डिया नहीं टैकीकार्डिया बोलते हैं जब उससे ज़्यादा हो जाती है 70 to 75 पर मिनट से। अगर हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, अगर कम हो जाती है उसको ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं, ओके।
और कौन कौन से फिनोमिनन है जिसकी वजह से हमारे हार्ट बीट इंक्रीज हो सकते हैं? अगर आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, डिक्रीज इन ब्लड पीएच। अब ब्लड पीएच कम होगा तो फिर वो और ज़्यादा करेगा ताकि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज़्यादा आ जाए, ठीक है, ज़्यादा ब्लड पंप करेगा। और CO2 भी ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा उसको ताकि वो थोड़ा मेंटेन कर ले, बैलेंस कर ले। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। द सेंटर कंट्रोलिंग द हार्ट बीट इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है मैंने, तो ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा कार्डियक सेंटर होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन नर्वस कंट्रोल ब्रेन रिसीव्स 2 सेट्स ऑफ नर्वस फाइबर व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ब्लड इन CO2, ठीक है। जब CO2 बढ़ जाएगा तो हार्ट क्या करेगा? CO2 तो चाहिए नहीं बॉडी में हमारा इतना, तो हमारा हार्ट क्या करेगा? उस ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करना चाहेगा, ठीक है। तो जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो ऐसे नोड को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ाए, ठीक है, ताकि CO2 की मात्रा कम हो सके। दिस कंपाउंड इंड्यूसेस इम्पल्स जनरेशन बाय इंड्यूसिंग एंट्री ऑफ कैल्शियम। इसमें कैल्शियम आयन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हार्ट बीट एंड फोर्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस, टैकीकार्डिया बताया मैंने, इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, ओके। आफ्टर एक्शन सिंपैथी इज डिस्ट्रॉयड बाय सिंपैथी, ठीक है। और O2 इंक्रीज हो गया तो वो थोड़ा स्लो डाउन करने लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और वेगस नर्व काम करेंगे। वैसे एक नाम आता है वेगस एस्केप, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक। तो पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे रोल प्ले करेगा ताकि जो हमारा ऐसे नोड है उसकी थोड़ी रिदमिसिटी कम हो जाए और हमारा हार्ट थोड़ा मतलब थोड़ा मेंटेन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा CO2 भी नहीं चाहिए और ज़्यादा O2 भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हाँ, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व डिक्रीजेस द हार्ट रेट, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो वो उतना नहीं, जितना उसको करना है वो उतना ही करेगा। आप कितना भी उसको बढ़ाओ वो फिर उसके बाद से वो शो नहीं करेगा, फिर उसके बाद फिनोमेनन ख़त्म हो जाएगी, उसको बोलते हैं वेगस एस्केप, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल, हम एड्रिनल ग्लैंड जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का हमारा मेडुला पार्ट, इनर मेडुला, ओके, उसमें से सिक्रीट होता है एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जो हमारे हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है और कम भी कर सकता है कंडीशंस। एंड द फॉर्मर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, हाँ, फाइट और फ्लाइट के मामले में फिर जब होता है तो फिर उसके बाद से एड्रेनालिन सिक्रीट होता है जिससे हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन आल्सो इंक्रीजेस द हार्ट बीट, ठीक है। थायरॉक्सिन भी इसमें हार्ट बीट को इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। पाउंडिंग भी एक हार्ट बीट इंक्रीज होने का होता है। ये तब होता है, ऐसे ये न्यूरल कंट्रोल में होता है एक्चुअली, ठीक है। अगर कुछ एंगर और लव जब सीन आए तो जो हमारी जो हार्ट बीट जो तेज होती है उसको हम कहते हैं पाउंडिंग, ठीक। इंक्रीज इन Na+N इन ब्लड और इन कार्डियक मसल डिक्रीज हार्ट रेट। Na+ से हमारा हार्ट रेट डिक्रीज होता है। अब कैल्शियम आयन अगर सीधा कार्डियक मसल्स में चला गया, ठीक है, तो वो सिस्टोलिक फेज में अरेस्ट हो जाएगा, वहीं पे हार्ट स्टॉप हो जाएगी लेकिन सिस्टोलिक फेज में, ओके। और वहीं पे अगर कैल्शियम आयन रहा तो डायस्टोलिक फेज में अरेस्ट हो जाएगा, हालांकि दोनों में हार्ट वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है। और हमारे जो हार्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इस पे ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, अगर वो न्यूरोजेनिक है, न्यूरल कंट्रोल है, न्यूरोजेनिक हार्ट, अगर मस्कुलर कंट्रोल है, मायोजेनिक हार्ट, ओके। हम जानते हैं कुछ हमारे इनवर्टिब्रेट्स में जैसे एनालाइट्स हो गए, कुछ आर्थ्रोपोड्स हो गए, उनमें न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और मायोजेनिक वर्टिब्रेट्स में और कुछ मोलस्कन्स में
मायोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होती है। ओके, ब्लड वेसल्स हम जानते हैं क्या होता है, वेन्स, आर्टरीज, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं, और कैपिलरीज थिन होते हैं। कार्डियक साइकिल मैंने आपको बताया अभी, 0.8 सेकेंड की पूरी कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। देखो पहले क्या होता है, ऐसे नोट जो होता है वो जनरेट करता है इम्पल्स। ऐसे तो हम लोग सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन अब फिर गो थ्रू कर लेते हैं। ऐसे नोट जो होता है वो इम्पल्स जनरेट करता है ईवी नोट पे, ईवी और लेफ्ट ऑरिकल में भी ऐसे नोट से ही इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। तो एवी नोट पे जाता है, एवी नोट से फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजी फाइबर्स, इस तरह से पहले 0.1 सेकेंड में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और फिर 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वो ऐसे नोट से फिर एवी नोट बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है, तो 0.3 सेकेंड्स लग जाते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल होने में। और उसके बाद डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल जो होता है वो 0.7 सेकेंड का होता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल जो होता है वो 0.5 सेकेंड का होता है। और जिस समय में दोनों एक साथ डायस्टोल फेज में आ रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। ओके, अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प इच वेंट्रिकल, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, हमारा जो वेंट्रिकल्स होता है वो जब एक बार ब्लड पंप करता है तो 70 ml ब्लड पंप करता है, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, नॉर्मली 72 होती है हमारी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है, हार्ट बीट होती है, नॉर्मल 72 होती है, एवरेज निकाल के बोला जा रहा है 72। और फिर जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए तो हमारा निकल जाएगा कार्डियक आउटपुट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो फिर वो एवरेज आता है 5040 ml पर मिनट, इसका मतलब कि 5 लीटर। ओके, ईसीजी पे आते हैं अब। हमारा ईसीजी जो है PQRS पे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पी वेव जो होता है हमारा एट्रियल सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है, QRS जो होता है वो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम इसको डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, QRS कॉम्प्लेक्स को डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और P कॉम्प्लेक्स को डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल भी कह सकते हैं। ओके, और टी वेव जो होता है हमारा रिपोलराइजेशन होता है, यानी कि रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। ओके, अगर ये इस ग्राफ से डेविएट होता है हमारा, अगर ईसीजी जो आता है अगर इस ग्राफ से डेविएट होता है तो ये इंडिकेट करता है कोई डिजीज़ या एबनॉर्मैलिटी को इंडिकेट करता है, और ये एक ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये सब बता ही दिया। बातें डबल सर्कुलेशन पे, हम जानते हैं हमारा जो हार्ट होता है वो डबल सर्कुलेशन, हाँ यहाँ देखते हैं ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो सुपीरियर वेना केवा होता है, इन्फीरियर वेना केवा होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है एट्रियल में, लेफ्ट राइट एट्रियम में, एट्रियम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद से ब्लड पंप करके जाता है लंग्स में। ओके, और लंग्स में डिफ्यूजन के थ्रू होता है
डिफ्यूज़न होता है लंग्स में, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ओके, उसके बाद से वो वापस से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, तो जो हमारा लंग्स, हार्ट टू लंग्स जो हो रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हमारा लोअर बॉडी टू या फिर बॉडी टू हार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, एक्चुअली में ये जो फोटो है वो काफ़ी कुछ क्लियर नहीं है उतनी। ठीक है, वैसे भी हम लोग उसमें देख चुके हैं, हार्ट के डायग्राम में देख चुके हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट टू लंग्स होता है, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो हार्ट टू बॉडी होती है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है इसलिए डबल सर्कुलेशन बोला जाता है ह्यूमंस में। ओके, एंड वी ऑल नो हाउ द ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेयर टू वेयर। ओके, सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना का, सुपीरियर वेना का हेड नेक से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेके आता है, इन्फीरियर हमारी लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, और कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी साइनस डीऑक्सीजनेटेड हार्ट वॉल से लेके आती हैं। ठीक है, पोर्टल सिस्टम, एक्चुअली ये पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं? ये एक तरह का यूनिक वास्कुलर कनेक्शन होता है जो कि रीनल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम, इन दिस सिस्टम वीन विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी एंड लेग्स इंटर किडनी। ठीक है, दिस वीन इज कॉल्ड रीनल पोर्टल वीन। ये एक्चुअली में ह्यूमंस में नहीं होता है, ये रैबिट्स वगैरह में होता है ये। ठीक है, सॉरी, ह्यूमंस और रैबिट्स में ये एब्सेंट होता है। और ये जो सिस्टम होता है रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है। इसको बता देती हूँ मैं एक बार। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर से कनेक्ट करता है। जो हमारे सिक्रीशंस हैं, डाइजेशन के जो सिक्रीशंस हैं वो जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, तो ग्लूकोज जाएगा फिर लीवर में जाएगा, लीवर से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस जो ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू ये सारे सिक्रीशंस लीवर में जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर में जाते हैं। इसको बोलते हैं, इस पोर्टल सिस्टम को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के, क्योंकि वी ह्यूमंस डोंट एक्सक्रीट अमोनिया, वी आर ओके, वी आर नॉट अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, फिर हम आते हैं हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल होता है ब्लड प्रेशर वो होता है 120/80। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हो जाता है, अगर जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है इससे ज़्यादा होता है, इस केस को हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये अफेक्ट करता है, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज़ एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, ये हमारे ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट करता है, और बहुत सारे हार्ट डिजीज़ भी उससे होते हैं। ओके, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको हम कैट बोलते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, उन्हें कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है,
अब जब वो वेसल्स अफेक्ट हो जाते हैं तो फिर वही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहलाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। एक बात याद रखना, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक तीनों एक चीज़ एकदम नहीं है, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या होता है? स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड अफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब हमारा हार्ट उतना ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, उस केस में हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट तब बोलते हैं जब हमारा हार्ट जो होता है वो हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है, उस केस में हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। और हार्ट अटैक तब बोलते हैं जब हार्ट मसल्स डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट अटैक के केस में हमारे जो हार्ट मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उतना ब्लड सप्लाई मिल नहीं पा रहा होता है, इनएडिक्वेट होता है, ठीक है। इस केस में तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें बहुत लोग इन तीनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है। एक्यूट चेस्ट पेन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंजाइना पेक्टोरस की बात कर रहा है जब इनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है, उस केस में एक्यूट चेस्ट पेन होता है जिसको हम बोल सकते हैं एंजाइना पेक्टोरस, ठीक है। और ये ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करता है। और एक होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। तो जो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो थोड़ा राइट साइड में, चेस्ट के राइट साइड में थोड़ा डिस्प्लेस होता है। ऐसे तो हमारा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, ठीक है। उस केस में डेक्स्ट्रोकार्डिया में राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है, इसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, ओके, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।